जो काम आप इंडिया में इजीली और फ्रीली कर सकते हो, वो चीजें आप नॉर्थ कोरिया में जाकर भी नहीं कर सकते हो। और यहीं से निकल कर आती है ओटो वॉर्मबियर की स्टोरी, जो गया नॉर्थ कोरिया घूमने तो कुछ इस हालत में था और आया पूरी 17 महीनों की कस्टडी के बाद कुछ इस हालत में। उसके पैर पूरे मुड़े हुए और दांत अंदर जा चुके थे, जैसे उसे किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टॉर्चर किया गया हो। सिचुएशन ऐसी कि ओटो के रिलीज के 1 वीक बाद ही ओटो की डेथ हो जाती है। ये स्टोरी हमें ये रिमाइंड करती है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट रियल लाइफ पर कितना डिवास्टिंग हो सकता है। क्या है ये नॉर्थ कोरिया की डिस्गस्टिंग स्टोरी, जिसको जानने के बाद आप भी कहोगे कि इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। हेलो, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो वर्सो टाइप। लेट्स गेट इनटू इट। ओटो वॉर्मबियर का जन्म 12 दिसंबर 1994 को सिनसिनाटी के ओहायो में हुआ था। वो अपने पेरेंट्स सिंडी और फ्रेडी वॉर्मबियर के तीनों बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा था। ओटो ने अपनी स्कूल की पढ़ाई वॉर्मिंग हाई स्कूल से की थी और वो काफी पॉपुलर और स्टडियस भी था, यानी कि एकेडमिक्स के साथ साथ सोशल लाइफ में भी टॉप पर था। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में डबल मेजर परस्यू किया। ओटो काफी डाइवर्स इंटरेस्ट रखता था, स्पेशली ग्लोबल कल्चर्स में, और साथ ही वो काफी रिलीजियस भी था, क्योंकि ओटो एक ज्यूइश था अपनी माँ की तरफ से। ओटो को ट्रैवल करना हद से ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसने वेरियस कंट्रीज ट्रैवल कर रखी थी, जैसे इजराइल, यूरोप, क्यूबा, इक्वाडोर। ओटो को नए लोगों को जानना और उनके कल्चर्स को समझना हद से ज़्यादा पसंद था, और ओटो साथ ही साथ एक अमेरिकन भी था। 2016 में ओटो हांगकांग में स्टडी अब्रॉड का प्लान करता है और वो ये सोच रहा होता है कि आने वाले टाइम में वो काफ़ी बिजी हो जाएगा, इसीलिए वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए नॉर्थ कोरिया विजिट करेगा। और ये टूर उसने बुक करवाई थी यंग पाइनर्स टूर के थ्रू, जो चाइना बेस्ड बजट टूर ऑपरेटर है। ये कंपनी स्पेशली ऐसे डेस्टिनेशंस के लिए फेमस है जहां लोग यूजुअली जाना पसंद नहीं करते हैं, और इस टूर कंपनी का स्लोगन भी था डेस्टिनेशंस योर मदर वुड रादर स्टे अवे फ्रॉम, यानी कि ऐसे डेस्टिनेशंस जहां आपकी मां नहीं चाहेगी आपको भेजना। हालांकि यंग पाइनर्स वालों ने इस टूर को यूएस सिटीजन्स के लिए सेफ बताया था, बट यूएस गवर्नमेंट ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया था कि नॉर्थ कोरिया विजिट करना यूएस सिटीजन्स के लिए सेफ नहीं है। हालांकि इसके काफी सारे रीजंस है, लेट मी टेल द वन। 27 जुलाई 1953 को कोरियन वार खत्म होने के बाद से हजारों यूएस ट्रॉप साउथ कोरिया में तैनात थे नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने के लिए, जो 38th पैरेलल के दूसरी तरफ है। यूएस फोर्सेस साउथ कोरियन अलायंसेस के साथ मिलकर बड़े मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करती है कोरियन पेनिनसुला पर इन हिज सब डिविजन्स। इन्हीं कुछ कारणों के वजह से नॉर्थ कोरिया और यूएसए के रिलेशंस इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। 29 दिसंबर 2015 को ओटो बेंजिन से नॉर्थ कोरिया के लिए फ्लाइट ले लेता है अपने टूर ग्रुप के साथ, और इस टूर में उसके साथ 10 और अमेरिकन भी थे। अब ये टूर पूरे 5 दिनों का होने वाला था, जहां ये लोग नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को एक्सपीरियंस करने वाले थे। अब जैसे जैसे ओटो नॉर्थ कोरिया को एक्सप्लोर कर रहा था, वो ये नोटिस करता है कि कई सारी जगहों पर प्रोपेगेंडा पोस्टर्स लगे हुए हैं। उन पोस्टर्स में ये था कि नॉर्थ कोरियंस व्हाइट हाउस पर अटैक कर रहे हैं, और फिर वो ये समझ जाता है कि क्यों यूएस गवर्नमेंट ने यूएस सिटीजन्स को नॉर्थ कोरिया जाने से मना किया है। अब ये लोग न्यू ईयर के दिन प्योंगयांग किम स्क्वायर में पार्टी मनाते हैं। उसके बाद ये लोग यंगाड़ा इंटरनेशनल होटल चले जाते हैं, जहां पर वो लोग स्टे कर रहे थे। अब होटल में कुछ लोग ड्रिंकिंग कंटिन्यू करते हैं और अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज होती है ना, वो इस पूरे स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट है। नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज के द्वारा ये क्लेम किया गया कि न्यू ईयर के दिन रात के अराउंड 2 बजे ओटो होटल के स्टाफ ओनली एरिया में घुसकर एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराता है। इस छोटी सी गलती के कारण ये इंसिडेंट आगे इस तरीके से जाकर अनफोल्ड होता है, और ओटो के साथ नॉर्थ कोरिया में क्या होता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब टूर ग्रुप के सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, और फिर अचानक से 2 गार्ड आते हैं और ओटो को बिना कुछ कहे वहां से लेकर चले जाते हैं। और डैनी, जो उनके ही टूर ग्रुप का एक मेंबर था, उन्होंने ये बताया कि कोई भी वर्ड्स के एक्सचेंज नहीं हुए थे। वो आए और ओटो को सीधा लेकर गए। ओटो को ले जाते वक्त डैनी ने मजाक मजाक में एक बात बोली थी, वेल दैट्स द लास्ट वी विल सी ऑफ यू। लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम थी कि उसकी ये बात
सच होने वाली है। उसे ये लगा कि क्योंकि ओटो एक अमेरिकन है तो उससे कुछ पूछताछ के लिए ही उसे ले जाया जा रहा है। और जब फाइनली फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है तो एक नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट करते हैं, ओटो इज वेरी सिक एंड ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। और फिर टूर फ्लाइट वहां किसी बिना दिक्कत के निकल जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के स्टेट रन न्यूज एजेंसी यानी कि कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने अनाउंस किया कि ओटो को हॉस्टाइल एक्ट अगेंस्ट द स्टेट के लिए डिटेन किया गया है। हालांकि ओटो ने क्या किया है उन्होंने कोई भी डिटेल शेयर नहीं की और देखते देखते 6 हफ्ते बीत गए। यंग पाइनर के उसी टूर ग्रुप के एक मेंबर ने ये बताया कि रात के समय यंगैडगो होटल में एक इंसिडेंट हुआ था। फिर आती है 29 फरवरी 2016, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें ओटो को मीडिया के सामने लाया जाता है। फिर ओटो ने वहां पर एक प्रीपेड स्टेटमेंट पढ़ी और ये कॉन्फेस किया कि उसने ही वो प्रोपोगंडा पोस्टर चुराने की कोशिश की यंगाडो होटल के एक रेस्ट्रिक्टेड स्टाफ ओनली एरिया में से। एंड उस पोस्टर पे ये लिखा हुआ था, लेट्स आर्म आवरसेल्फ विद किम जोंग्स पैट्रियोटिज्म। और वो पोस्टर्स जिनमें नॉर्थ कोरियन लीडर्स का नाम लिखा हुआ होता है या फिर फोटो रहता है, उस इमेज को स्कैर्ड माना जाता है। उस इमेज को चोरी करना या फिर डैमेज करना नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के नजरों में एक बहुत बड़ा क्राइम है। फिर ओटो ने बाद में ये भी कहा उसे ऐसा करने के लिए उसके अपने होम टाउन के एक चर्च और एक सीक्रेट सोसाइटी जेड सोसाइटी जो CIA के साथ मिलकर काम करती है, उन्होंने इसे ये करने को कहा है। बट इन दोनों बॉडीज ने ओटो के सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया। बट ओटो जिस तरीके से फ्लोलेसली कॉन्फेस कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने एक प्रीपेड स्क्रिप्ट पढ़ाई हो और उसे फोर्सफुली वो पढ़ने को कहा गया हो। इस कॉन्फेशन के बाद ओटो ने काफी मिन्नतें मांगी और वो काफी गिड़गिड़ाया भी और वो ये कह रहा था, आई मेड अ वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। I have made the worst mistake of my life. कई बार माफी की भीख मांगने के बाद भी नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने उसे माफ नहीं किया। उल्टा नॉर्थ कोरियन सुप्रीम कोर्ट ने ओटो को 15 साल की जेल और हार्ड लेबर की सजा सुना दी। और फिर इसके बाद एक CCTV वीडियो भी रिलीज किया गया जिसमें एक आदमी पोस्टर चोरी कर रहा था, बट उस वीडियो में ये नहीं दिख रहा था कि वो चोरी करने वाला शख्स ओटो ही है। अब यहाँ ओटो के मम्मी पापा काफी परेशान हो रहे थे और काफी टाइम बीत जाता है बट कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। बट उसी साल 2016 नवंबर को USA में इलेक्शंस होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप न्यू प्रेसिडेंट बन जाते हैं और फिर ओटो का केस US रिप्रेजेंटेटिव फॉर नॉर्थ कोरिया जोसेफ यूंग को दे दिया जाता है और फिर वो USA से नॉर्थ कोरिया जाते हैं। और फिर वहां जाने के बाद ये पता चलता है कि ओटो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो एक डेड अलाइव स्टेज में जा चुका है और फिर USA से एक डॉक्टर की टीम नॉर्थ कोरिया भेज दी जाती है। ओटो को नॉर्थ कोरिया के फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में रखा गया था और वो काफी पतला हो चुका था और उसके नोज में एक फीडिंग ट्यूब लगा हुआ था। और फिर एक शॉकिंग बात ये निकल कर आती है कि ओटो पिछले 1 साल से इसी हॉस्पिटल में है और उसके ब्रेन स्कैन रिपोर्ट्स दिखाए गए तो ये पता चल रहा था कि उसके ब्रेन के टिश्यूज को हैवी डैमेज हुआ है, जिस कारण से वो कोमा में चला गया है और सिर्फ अब उसकी सांसें ही चल रही है। अब ओटो की इतनी खराब हालत को देखने के बाद USA अथॉरिटीज नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि ओटो को रिलीज कर दिया जाए। ओटो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और काफी मिन्नतों के बाद नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इस चीज के लिए मान जाती है और फाइनली 13 जून 2017 को ओटो को वापस USA लाया जाता है, जहां पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे और सब ओटो वेलकम बैक के बैनर्स लेकर खड़े थे। बट ओटो काफी ज्यादा बुरी हालत में था। ओटो के पेरेंट्स ने उसकी इस हालत का जिम्मेदार नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को बताया और उन पर कई सारे एलिगेशंस लगाए। और जब USA के डॉक्टर्स ने अपनी रिसर्च की और ओटो के कई सारे ब्रेन स्कैन्स किए तो ये पाया ओटो के ब्रेन सेल्स को काफी हैवी डैमेज हुआ है और साथ ही साथ उसे कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है। और इन दोनों का कंक्लूजन ये निकाला गया, इसका रीजन ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण हुआ है। और सैडली 19 जून 2017 को ओटो की नोज फीडिंग की ट्यूब हटाते ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यह गौर करने वाली बात ये थी कि उसके बॉडी पे कोई भी टॉर्चर का निशान नहीं था। आखिर कैसे बिना टॉर्चर के कोई आदमी डेथ स्टेट में जा सकता है। फिर साल 2023 में नॉर्थ कोरिया से एक बात आउट हुई कि वहाँ एक बहुत पेनफुल और डेडली टॉर्चर एक्टिविटी यूज की जाती है प्रिजनर्स को टॉर्चर करने के लिए। इस मेथड को कहा जाता है वाटर बोर्डिंग, जिससे बॉडी पे कोई भी टॉर्चर के निशान नहीं आते हैं और प्रिजनर के हाथ पैर पकड़ लिए जाते हैं, उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाता है
और धीरे धीरे पानी डाली जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत हो और वो बहुत तड़पे, और इससे हार्ट लंग्स डैमेज हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, और एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो जाती है। और फिर ये कंक्लूड किया गया कि शायद इसी मेथड का यूज ओटो को टॉर्चर करने के लिए किया गया होगा। और फिर इस डेडलिएस्ट इंसिडेंट के बाद यूएसए गवर्नमेंट ने 2017 के बाद से कम्प्लीटली बैन लगा दिया नॉर्थ कोरिया जाने पे। ओटो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट रियल लाइफ्स पर कितना डिवास्टिंग हो सकता है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप मेरी नटी पटी वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर एक आदमी एक गुफा के डेड एंड में फंस जाता है और सैडली काफी मेहनत के बाद भी वो बच नहीं पाता है। तो डेट इज फॉर द टुडे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो भी बातें कही गई है वो सारी की सारी आर्टिकल बेस्ड है, कोई भी चीजें पर्सनल ओपिनियन से नहीं कही गई है इस वीडियो में। थैंक यू।